दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि ANCA मार्क II एयरक्राफ्ट के लिए भारत एक नेक्स्ट जनरेशन के इंजन को बनाना चाहता है जो बेसिकली 110 किलोन्यूटन तक थ्रस्ट तक जनरेट कर सकेगा और काफी सारे नया टेक्नोलॉजी मतलब इनोवेटिव इंजन टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल होगा। पर दोस्तों इंजनों के प्रोग्राम को लेकर केवल मात्र यही इल्जाम नहीं लग रहा है कि गवर्नमेंट के द्वारा इसके ऊपर उस तरीके से महत्व नहीं दिया जा रहा है जिस तरीके से महत्व देना चाहिए, बल्कि अब ये भी बताया जा रहा है कि 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन केवल मात्र भारत की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता है, बल्कि इसके अलावा भी भारत को और भी कई तरीके के इंजनों का जरूरत है। दोस्तों कुछ दिन पहले मैं आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि किस तरीके से डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और अन्य संस्थाओं के अधिकारियों के द्वारा ये बताया जा रहा है कि एरो इंजनों को निर्माण करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से उस तरीके से तात्पर्यता नहीं दिखाया जा रहा है जिस तरीके से दिखाना चाहिए, और इंजनों के डेवलपमेंट और इंजनों के टेस्टिंग प्रोग्राम को लेके DRDO और गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट को कई तरीके के ऐसे आवश्यकता और इंफ्रास्ट्रक्चर का जरूरत है जो गवर्नमेंट की तरफ से पूरा नहीं किया जा रहा है। हालांकि दोस्तों जो ANCA मार्क II एयरक्राफ्ट में 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों का इस्तेमाल का इरादा बनाया जा रहा है जो कि लोकली बनाया जाएगा और विदेशी कंपनियों के साथ ज्वाइंट वेंचर में इसे तैयार किया जाना है, उसे लेके भी बताया जा रहा है कि आइदर इसमें बिल्कुल काम नहीं हुआ है या फिर इतना कम मात्रा में काम हुआ है कि जिसका जिक्र करना भी सही नहीं होगा। और दोस्तों ये एक तरीके से संपूर्ण इंजनों के प्रोजेक्ट के ऊपर ही सवाल उठा रहा है। पर दोस्तों अब सवाल और बढ़ते जा रहा है और बताया जा रहा है कि 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन इंडिया के आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसके अलावा भी इंडिया को कई तरीके के अन्य इंजनों का आवश्यकता है। मतलब 110 किलोन्यूटन वाले इंजनों को खाली डेवलप करना ही इंडिया का प्राइम फोकस नहीं होना चाहिए, बल्कि इसके साथ साथ इसके और भी कई तरीके के वेरिएंटों को भी डेवलप करने को लेके भारत को आगे बढ़ना पड़ेगा। हालांकि दोस्तों पहले भी बताया जा चुका है कि 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों के डेवलपमेंट प्रोग्राम में इसके कुछ अपस्केल और डाउनस्केल वेरिएंटों को और कुछ डेरिवेटिव मॉडलों को भी तैयार किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे अपस्केल वेरिएंट का मतलब होता है कि 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों से एक ऐसे इंजनों का डेवलपमेंट करना जो कि इससे अधिक थ्रस्ट को जनरेट कर सके, और वहीं पे डाउनस्केल का मतलब है ऐसे इंजन का डेवलपमेंट करना जो इससे कम थ्रस्ट जनरेट कर सके। इवन दोस्तों ये भी खबर है कि ये जो इंजन है ये असल में आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन होगा और इसके बेस पे टर्बोशैफ्ट इंजन और टर्बोजेट इंजनों को भी तैयार किया जाएगा। इवन नेवी के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए इसके बेस पे मरीन गैस टरबाइन का भी डेवलपमेंट किया जा सकता है। और फिलहाल कुछ रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि खाली 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों के साथ ही भारत को नहीं आगे बढ़ना चाहिए, बल्कि इसके साथ साथ पैरेलली इन चीजों के ऊपर भी फोकस रखना चाहिए ताकि ऐसे इंजनों के रिक्वायरमेंट से पहले ऐसे इंजनों के टेक्नोलॉजी भारत के पास हो और जब इंजनों का जरूरत पड़े तब तुरंत ही उसे संपूर्ण रूप से डेवलप किया जा सके। तो बेसिकली जो 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन है इसे लेके ऑलरेडी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये बताया जा चुका है कि इंजनों में एक फर्दर अपग्रेडेशन प्लान का भी इरादा है जिसके अंतर्गत फ्यूचर वेरिएंट में इसके पावर और थर्मल मैनेजमेंट सिस्टमों को बिना लाइफ एक्सपेक्टेंसी को घटा के और बिना ओवरऑल मेंटेनेंस कॉस्ट को बढ़ा के तैयार किया जाएगा। अब दोस्तों ANCA मार्क II एयरक्राफ्ट के लिए जो इंजनों को डेवलप करने का बाद DRDO और गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से रखा गया है उसमें पहले ही साफ कर दिया गया है कि इसके ड्राई थ्रस्ट जनरेट कैपेबिलिटी कम से कम 75 किलोन्यूटन तक होना चाहिए, जिससे कि आफ्टर बर्नर के साथ ये 110 किलोन्यूटन तक के आसपास थ्रस्ट जनरेट कर सकेगा और बाद में अगर आवश्यकता पड़ता है तो इसमें और 10 किलोन्यूटन तक थ्रस्ट को बढ़ाया जा सकेगा जिससे कि इसका थ्रस्ट 120 किलोन्यूटन तक हो। और दोस्तों ये 10 किलोन्यूटन थ्रस्ट बढ़ाने के लिए इंजनों के कोर में किसी भी तरीके के अपग्रेडेशन का रिक्वायरमेंट ना हो। अब दोस्तों 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों के डेवलपमेंट प्रोग्राम में इसके अपस्केल और डाउनस्केल वेरिएंटों को तैयार करने के लिए या फिर इसके अपग्रेडेड वेरिएंटों को बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। बिना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के भारत अपने खुद के बलबूते पे इंजनों में कोई भी बदलाव नहीं कर सकेगा। और दोस्तों यही एक ऐसा मुद्दा है जहाँ पे जाके सब कुछ अटक जाता है। मेरा मानना यह है कि शायद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के ही मुद्दे के कारण इंजनों के डेवलपमेंट के प्रोग्राम को आगे बढ़ाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। फिलहाल अगर देखा जाए तो फ्रांस के कंपनी सैफ्रॉन और अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का बात तो कहा जा रहा है, लेकिन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को लेके ये दोनों कंपनी तैयार नहीं है। हालांकि अमेरिकी कंपनी के ऑफर को लेके तो ये भी सवाल है कि असल में अमेरिकी कंपनी संपूर्ण टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार नहीं है और जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का बात कहा जा रहा है वो केवल मात्र बेसिक टेक्नोलॉजी है और इंजनों के कोर टेक्नोलॉजी मतलब महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी देने के लिए अमेरिकी कंपनी तैयार नहीं है। ब्रिटेन के रोल्स रॉयस कंपनी की तरफ से भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के शेयर इवन भारत में संपूर्ण रूप से फैसिलिटीज को बना के इंजनों को निर्माण करने का बात को रखा गया है। हालांकि दोस्तों इसमें भी अब तक किसी भी तरीके का कोई हिडन क्लॉज का जिक्र तो नहीं हुआ है, लेकिन संभावित इसमें भी कुछ हिडन क्लॉज हो सकता है जिसके कारण भारत अब तक रोल्स रॉयस के साथ भी आगे नहीं बढ़ा है। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को यह भी जान के रखना चाहिए कि तीनों देशों के कंपनी मतलब फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका असल में
भारत के सामने 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों को डेवलप करने के लिए जो बेस इंजनों का प्रस्ताव रखा है वो सभी इंजन आज से 30 से 40 साल पुराना इंजन है। मतलब कोई भी देश भारत के सामने आधुनिक टेक्नोलॉजी का ऑफर अब तक नहीं रखा है। पर मेरा मानना यह है कि 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों को अगर भारत अपने खुद के शर्त पे इनमें से किसी कंपनी के साथ मिलकर बनाने में समर्थ होता है तो आधुनिक इंजनों की टेक्नोलॉजी भारत से ज्यादा दूर नहीं रहेगा। पर यह बात भी सही है कि अगर 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों को भारत अपने खुद के शर्त पे मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के शर्त पे बनाने में सफल नहीं होता है तो ये भी भारत के आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकेगा। भविष्य में भारत को और भी कई तरीके के इंजनों का आवश्यकता पड़ेगा, जैसे कि 5th जनरेशन जेट के बाद 6th जनरेशन के जेट के निर्माण हो सकता है। इवन हल्के वजन के एयरक्राफ्टों के लिए हल्के वजन के इंजनों का भी जरूरत पड़ेगा। सिंगल इंजन के मीडियम वेट एयरक्राफ्टों के लिए अधिक थ्रस्ट वाले इंजनों का भी आवश्यकता पड़ेगा। और दोस्तों अगर भारत की तरफ से सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के जैसे हैवी वेट एयरक्राफ्टों का निर्माण किया जाता है तो फिलहाल के 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन किसी भी तरीके से इस आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाएगा। और ऊपर से दोस्तों अनमैन एरियल व्हीकलों के इंजन, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों के इंजन, हेलीकॉप्टरों के इंजन और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले टर्बोशैफ्ट इंजनों का भी जरूरत है। मतलब भारत को कुछ और मिले ना मिले इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मिलना अति आवश्यक है। दोस्तों फिलहाल इंजनों को लेके बताया जा रहा है कि भारत सबसे अधिक किसी देश के साथ चर्चा कर रहा है तो वो है फ्रांस। और किसी देश के द्वारा भारत के सामने अगर इंजनों के डेवलपमेंट को लेकर सबसे अधिक शर्तों को रखा जा रहा है तो वो भी है फ्रांस। पर दोस्तों भारत केवल मात्र फ्रांस के साथ इंजनों को लेकर ही आगे नहीं बढ़ रहा है बल्कि स्पेस सेक्टर में भी दोनों देशों के तरफ से काफी महत्वपूर्ण तरीके से काम किया जा रहा है। और यहाँ पे दोस्तों आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं, इसरो के तरफ से फ्रांस के गियाना में एक ग्राउंड स्टेशन बनाने को लेकर भी इंटरेस्ट दिखाया गया है। अब दोस्तों दक्षिण अमेरिका के नॉर्थ अटलांटिक कोस्ट में स्थित गियाना असल में फ्रेंच टेरिटोरी है। और रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इंडिया के जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन मतलब इसरो है वो फिलहाल फ्रांस के स्पेस एजेंसी CNES के साथ गियाना में एक नए ग्राउंड स्टेशन को बनाने को लेकर बातचीत कर रहा है। और इस प्रस्ताव में बताया ये भी जा रहा है कि इंडिया का नया डेटा रिले सैटेलाइट असल में गियाना में बनने वाले इस ग्राउंड स्टेशन से लिंक्ड होगा। अब दोस्तों इसे पहले से इंडिया के गियाना प्रोग्राम का नाम दिया गया है। और बताया जा रहा है कि ये असल में इंडिया के जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट है जिसमें कि 3 इंडियन एस्ट्रोनॉट 400 किलोमीटर के ऑर्बिट में 3 दिन तक रहेंगे उसमें भी मदद करेगा। दोस्तों ये नया ग्राउंड स्टेशन इसके अलावा भी टेलीमेट्री और ट्रैकिंग जैसे कामों को भी अंजाम देगा। और भारत जो आए दिन कई तरीके के लॉन्च व्हीकलों को लॉन्च करता है उसे भी मॉनिटर करने के लिए ऐसे ग्राउंड स्टेशनों का इस्तेमाल किया जा सकेगा। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के द्वारा भेजा गया डेटा को भी यहाँ पे डाउनलोड किया जा सकेगा और यहाँ से अन्य स्टेशन तक भेजा जा सकेगा। कुल मिला के दोस्तों भारत फिलहाल फ्रांस के साथ डिफेंस के अलावा स्पेस कोलैबोरेशन में भी आगे बढ़ना चाहता है। और आपके जानकारी के लिए यहाँ पे बता दूं कि फ्रांस के क्षेत्र में भारत की तरफ से अगर ग्राउंड स्टेशन बनाने को लेके बात कहा जा रहा है तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा कदम होगा। और ऑलरेडी देखा जाए तो कई सारे देशों में भारत की तरफ से अब तक ग्राउंड स्टेशनों को बनाया जा चुका है। और हाल ही में खबर ये भी आया था कि भारत के द्वारा भूटान में भी ऐसे ही एक ग्राउंड स्टेशन को बनाया गया और अरुणाचल प्रदेश में भी भारत की तरफ से अब तक का पहला ऐसे ग्राउंड स्टेशन को निर्माण किया गया है। आप लोगों को दोस्तों क्या लगता है कि भारत इंजनों के प्रोजेक्ट में फ्रांस, अमेरिका और यूके जैसे देशों में से कौन से देश के साथ आगे बढ़ सकता है? कमेंट करके अवश्य बताइए। दोस्तों आज के वीडियो को यही करते हैं समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।